है दोस्तों, नमस्कार। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने पेट्रोलियम रिफाइनरी का 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। आज 31 से लेकर के देखते हैं कहाँ तक जाता है। अप्रोक्स 50-60 तक ले जाने की ट्राई करूँगा। ठीक है, शुरू करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, चूज रिफॉर्मिंग कन्वर्टर्स। रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स, एक्चुअली रिफॉर्मिंग क्या होता है, रिफॉर्मिंग प्रोसेस या रिफॉर्मिंग रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, तो रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स जानने से पहले आपको जानना है रिफॉर्मिंग क्या है। रिफॉर्मिंग प्रोसेस या रिफॉर्मिंग रिएक्शन होता है। जैसे जब हम अमोनिया में काम करते थे तो अमोनिया में ना नेफ्था फीड रहता था, नेफ्था और स्टीम। ओके, अब ये नेफ्था जो है बेसिकली फर्नेस था वहाँ पे, तो फर्नेस में ट्यूब लगा हुआ था ना, ऐसे ट्यूब लगा हुआ था बहुत सारा, और ट्यूब में कैटलिस्ट भरा हुआ था, बहुत सारा कैटलिस्ट था, और एक तरफ से नेफ्था आता था जो गैस फॉर्म में था। और नेफ्था का बोले तो आपका CH4 रहता है बेसिकली इसमें, और क्या बोलते हैं कि दूसरा जो रहता था वो रहता था स्टीम। ठीक है ना, नेफ्था को तोड़ दिया जाता था, नेफ्था को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, तो नेफ्था CH4 और क्या बोलते हैं इसमें स्टीम जो डालते थे तो इसमें H2O रहता था, इसमें निकिल कैटलिस्ट रहता था, निकिल कैटलिस्ट। और ये जो रिएक्शन होता था CH4 का और H2O का, इस रिएक्शन को अपने लोग बोलते थे रिफॉर्मिंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से क्या मिलता था, जैसे CH4 प्लस H2O, ये क्या बनेगा, यहाँ से क्या होता था H2O और CH4 आपस में रिएक्शन करते थे और बन जाता था H2 प्लस CO, ऐसे करके। ठीक है, फिर बन जाता था H2 प्लस CO2, या और बन जाता था CH4, थोड़ा बहुत रह जाता था। तो बेसिकली ऐसा जो प्रोसेस जिसमें आप बोल सकते हो कि जो नेफ्थिन्स है, या आप नेफ्थिन्स बोल सकते हो कि एरोमेटिक्स जो होता है ना, एरोमेटिक्स यानी कि जिसमें एल्केन, नंबर ऑफ एल्केन्स ज़्यादा रहता है। ओके, तो नेफ्थिन्स का जब एल्केन बनता है, बोले तो नेफ्थिन्स बोले तो नेफ्था में जो कंपोनेंट्स रहता है ना, उसको हम लोग नेफ्थिन्स बोलते हैं बेसिकली, एक सिंपल भाषा में समझ लो। तो इसको हम लोग एरोमेटिक फॉर्म में चेंज करते थे। ठीक है, तो जब रिएक्शन होता है रिफॉर्मिंग में, तो यहाँ पे नेफ्थिन्स क्या देता है, वो देता है एरोमेटिक प्रोडक्ट देता है। और एरोमेटिक क्या है, बेसिकली एक एल्केन है, एक मान सकते हो कि जितने एल्केन कंपाउंड्स होते हैं वही होता है एल्केन, एरोमेटिक्स। ओके, और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि एरोमेटिक्स में क्या होता है, ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में अपने लोग एरोमेटिक्स ज़्यादा मेंटेन करते हैं। जब एरोमेटिक्स ज़्यादा रहेगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स, रिफॉर्मिंग किसको कन्वर्ट करता है, नेफ्थिन्स को एरोमेटिक्स में कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है, द मेन रिएक्शन इन रिफॉर्मिंग इज दी। रिफॉर्मिंग का मेन रिएक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिफॉर्मिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें रिएक्शन होता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जब रिएक्शन होता है तो कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है ये पूछ रहा है। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थिन, हाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थिन, एंड क्या बोलते हैं हाइड्रोक्रैकिंग ऑफ पैराफिन, एंड सेचुरेशन ऑफ ओलिफिन। क्या है, तो देखो सबसे पहले क्रैकिंग नहीं होता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्रैकिंग लिखा है, हाइड्रोक्रैकिंग ऑफ पैराफिन, ये तो गलत हो गया। अब हो गया यहाँ पे सेचुरेशन ऑफ ओलिफिन्स, ये ओलिफिन्स भी नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थिन या डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थिन। तो जब हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, और डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन अलग होता है। तो मैंने क्या आपको रिएक्शन बताया, एक रिफॉर्मिंग रिएक्शन कि CH4 है प्लस H2O, यानी स्टीम के साथ में रिएक्शन होगा। अब देखो ये CH4 किस में होता है, नेचुरल गैस में भी होता है। ठीक है, NG में भी होता है। तो बहुत सारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, नेफ्था यूज़ करते हैं, बहुत सारे नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, तो कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे कि ये CH4 हो गया, CH4 H2O के साथ में रिएक्शन करता है तो देता है H2 प्लस CO। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोसेस, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थिन्स, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो रहा है यहाँ पे।
तो जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का, द मेन रिएक्शन ऑफ रिफॉर्मिंग इज द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटलिटिक रिफॉर्मिंग, जिसमें बताया कि जो रिफॉर्मर होता है, रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है, वो उसमें कैटलिस्ट लगा होता है, और इसमें जो कैटलिस्ट लगा होता है वो प्लेटिनम ऑन एलुमिना, निकिल या आयरन या एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो जो मेन आंसर है इसका, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं प्लेटिनम ऑन एलुमिना, यानी कि प्लेटिनम के ऊपर एलुमिना का जो है कि कोटिंग रहता है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हायर प्रेशर इन द रिफॉर्मिंग रिएक्टर। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा रिफॉर्मिंग रिएक्टर में तो क्या होगा? इंक्रीजेज कोक फॉर्मेशन, इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोड्यूसेस हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन, या नॉन ऑफ दिस। 34 नंबर में, यानी कि जो रिफॉर्मिंग रिएक्शन होता है ये बेसिकली बोलना चाहता है कि क्या बोलते हैं कि प्रेशर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो यार, जैसे जो रिफॉर्मिंग रिएक्शन होता है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्ट तो रहता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हायर प्रेशर, यानी कि हायर प्रेशर करेंगे तो कॉक फॉर्मेशन होगा, जो कि गलत है। नहीं, कॉक फॉर्मेशन नहीं होता है। जब हम हायर प्रेशर करते हैं तो उसका जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा करोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि कोक फॉर्मेशन होता है, ये गलत है। अप्रोक्स 5 kg मेंटेन करते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मान के चलो इतना, ठीक है। तो अगर इससे अगर आपने कर दिया 30 या 40 कर दिया तो इसमें कोक फॉर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक किसी भी रिएक्शन का एक लिमिट होता है कि भाई हम इतने लिमिट तक, इतना पैरामीटर पे सही चलेंगे, ठीक है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये जो लिख रहा है ना इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी नहीं होगा, ये उल्टा घट जाता है, ठीक है। और प्रोड्यूसेस हाई ऑक्टेन नंबर, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा तो ऑक्टेन नंबर वगैरह भी घट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। एक्चुअली इसका आंसर रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा घट जाता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए इसमें नॉन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। फीड फॉर रिफॉर्मिंग इज जनरली, रिफॉर्मिंग के लिए जनरली फीड क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया कि रिफॉर्मिंग के लिए जो फीड होता है वो नेफ्था होता है, ठीक है, या स्ट्रेट रन गैसोलीन हो, मतलब कि जो कच्चा गैसोलीन है वो हो सकता है। तो 35 नंबर का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। 36 नंबर दिया है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। 36 नंबर, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। याद रखना पॉलीमराइजेशन में, और एक और पॉइंट आएगा जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि पॉलीमराइजेशन में क्या होता है। बेसिकली पॉलीमराइजेशन में ऑप्शन दिया हुआ है कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, तो प्रोड्यूसेस आई ऑक्टेन फ्रॉम क्रैक्ड गैसेस कंटेनिंग आई ब्यूटेन एंड ब्यूटीन। मतलब कि आई ऑक्टेन बनता है आई ब्यूटेन से और ब्यूटेन से, क्रैकिंग करके आई ब्यूटेन और आई ब्यूटीन से आई ऑक्टेन नंबर बनता है, आई ऑक्टेन केमिकल कंपाउंड बनता है इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जो कि गलत है, ये सही नहीं है। पॉलीमराइजेशन कॉजेस ओलेफिन्स टू कंबाइन विथ ईच अदर। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो ये है ना पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, आपको पता है कि पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है, यानी कि जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स है, जो एलिमेंट्स है, वो बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं, खूब आपस में जुड़ते हैं, तो क्या बनता है, एक लंबा चेन बनता है जिससे एक प्लास्टिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो छोटे छोटे पॉलीमर्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक लंबा बड़ा मटेरियल बनाते हैं, बड़ा हेवी मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड बनाते हैं, जिसको अपने लोग बोलते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, कॉजेस ओलेफिन्स टू कंबाइन ईच अदर, तो इसमें ईच जो ओलेफिन्स है ये आपस में ईच कंबाइन होकर के एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाते हैं पॉलीमर का, ठीक है। कैटलिस्ट यूज्ड इन द कैटेलिटिक पॉलीमराइजेशन इज, कैटेलिटिक पॉलीमराइजेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज, देखो कैटलिस्ट से क्वेश्चन पूछता है तो इसको ध्यान देना थोड़ा बच्चों, ठीक है। तो कैटलिस्ट याद कर लेना, ये सब चीज़ें जो है याद करने वाली है, आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, एक बार समझ लो कि क्या होता है, उसके बाद याद करते जाओ, ठीक है। तो कैटलिस्ट यूज्ड इन द कैटेलिटिक पॉलीमराइजेशन इज
फास्फेरिक एसिड ऑन किसेलगर, एल्यूमिनियम क्लोराइड, निकिल, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो जो कैटलिस्ट यूज करते हैं कैटलिटिक पॉलीमराइजेशन में, हमेशा याद रखना पॉलीमराइजेशन और एल्कलाइजेशन दो चीज़ें हैं, वो है फास्फोरिक एसिड ऑन किसेलगर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए सही है, फास्फोरिक एसिड ऑन किसेलगर कैटलिटिक पॉलीमराइजेशन में कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। अब पूछ रहा है एल्किलेशन क्या होता है। हमने पढ़ा है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के सेम एक प्रोसेस जैसा है एल्किलेशन। एल्किलेशन क्या होता है, कॉजेज ओलेफिन्स टू ईच अदर, कॉजेज ओलेफिन्स टू कंबाइन विथ ईच अदर, जो कि ये जो है ये आपका पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। ओके, दूसरा है कॉजेज ओलेफिन्स टू कंबाइन विथ आइसोपैराफिन, यानी ओलेफिन्स आइसोपैराफिन के साथ में कंबाइन होता है तो उसको बोलते हैं अपने लोग एल्किलेशन। तीसरा है कन्वर्ट्स आइसोपैराफिन इनटू ओलेफिन, आइसोपैराफिन को ओलेफिन में कन्वर्ट करता है। और चौथा है कन्वर्ट्स ओलेफिन इनटू पैराफिन। एल्किलेशन में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एल्किलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओलेफिन्स है ना, ये आपस में कंबाइन तो होते हैं लेकिन ये आइसोपैराफिन बनाते हैं। ठीक है, तो एल्किलेशन एक ऐसा प्रोसेस है ओलेफिन्स टू कंबाइन विथ आइसोपैराफिन। ठीक है, ये आइसोपैराफिन के साथ में कंबाइन होते हैं और इसमें एक प्रोसेस होता है, जैसे ये भी एक चेन रिएक्शन ही है, जो CH4 फलाना फलाना है सब, तो वही एक प्रोसेस है एल्किलेशन का। बस इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना कि पॉलीमराइजेशन में क्या होता है। पॉलीमराइजेशन में पोली मतलब कि एक ही ग्रुप के बहुत सारे, अपने लोग क्या पढ़ते थे यार, छोटे छोटे जब टुकड़े मिलके एक साथ जमा होते हैं तो उसको हम लोग कुछ बोलते हैं, और जब टूट के बिखरता है, हाँ, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन है ना। तो जो नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो एटम बम बनता है या सूर्य में जो रिएक्शन होता है सूरज पे, तो उसमें नाभिकीय संलयन का रिएक्शन होता है, यानी कि आपस में जुड़ता है। ठीक है, तो जब एक ही कंपाउंड आपस में जुड़ता है ना तो उसको अपने लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, पोली बोलते हैं बेसिकली। और एल्किलेशन में ओलेफिन्स कंबाइंस विथ आइसोपैराफिन होता है। ओके, अब फिर पूछेगा एल्किलेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओके, जैसे कि पॉलीमराइजेशन में हमने क्या देखा, फास्फोरिक वाला यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे ये देखो, फास्फोरिक एसिड ऑन किसेलगर यूज करते हैं। एल्किलेशन में कौन सा यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, निकिल या सिलिका जेल या एल्यूमिना। तो ध्यान रखना सल्फ्यूरिक जो एल्किलेशन में कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है ओनली वन सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, आइसोमराइजेशन कन्वर्ट्स करता है, किसको क्या कन्वर्ट करता है, तो आइसोमराइजेशन कन्वर्ट्स पैराफिन टू आई पैराफिन, ओलेफिन टू आई पैराफिन, नेफ्थिन टू आई पैराफिन या नॉन ऑफ दिस। आइसोमराइजेशन में क्या करते हैं, पैराफिन्स जो है उसी को हम आई पैराफिन्स में बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक इसमें एजेंट मिलाते हैं, बोले तो एक प्योरिटी के लिए मिलाते हैं जो पैराफिन को आई पैराफिन में कन्वर्ट करता है। ओके, आई बोले तो नंबर ऑफ चेन्स हो गया आपका, सेम कंपाउंड रहता है, बस नंबर ऑफ चेन्स या ब्रांचेस बन जाता है उसका, है ना। तो आई पैराफिन्स हो जाता है। आइसोमराइजेशन कन्वर्ट्स पैराफिन इनटू, ऑप्शन ए जो है पैराफिन इनटू आई पैराफिन्स। कैटलिस्ट यूज्ड इन द आइसोमराइजेशन इज, आइसोमराइजेशन, अब आइसोमराइजेशन देख रहे हैं, पॉलीमराइजेशन देख लिया, एल्किलेशन देख लिया, आइसोमराइजेशन देख लो। आइसोमराइजेशन पैराफिन को आई पैराफिन, एल्किलेशन क्या करता है, ओलेफिन्स को आई क्या बोलते हैं, आई पैराफिन में, आई पैराफिन था ना, ओलेफिन्स इनटू आइसोपैराफिन्स, सॉरी। एंड जो पॉलीमराइजेशन था वो था ओलेफिन्स कंबाइंस विथ ईच अदर। लेकिन अगर हम देखें आइसोमराइजेशन में कि कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है, कैटलिस्ट यूज्ड इन द आइसोमराइजेशन प्रोसेस, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिना, निकिल, फास्फोरिक एसिड। तो जो कैटलिस्ट यूज करते हैं आइसोमराइजेशन में वो करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ध्यान देना, पॉलीमराइजेशन में हम लोग करते हैं फास्फोरिक एसिड, बस इतना याद रख लेना। एंड जो एल्किलेशन में अपने लोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और आइसोमराइजेशन में हम लोग करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए आप लोग ध्यान देना,
ये सभी क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे हैं। स्टार्टिंग के जो छोटे इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, इतना छोटा सा, ये बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, सभी पढ़ना है। सॉल्वेंट यूज्ड इन द डी असफाल्टिंग प्रोसेस, 42 नंबर का क्वेश्चन है कि डी असफाल्टिंग प्रोसेस में कौन सा सॉल्वेंट अपने लोग यूज करते हैं? फॉर्फ्यूरल, फिनॉल, प्रोपेन, हेक्सेन। तो आपके सामने जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉर्फ्यूरल सॉल्वेंट का हम लोग यूज करते हैं डी असफाल्टिंग प्रोसेस में। ओके, डी असफाल्टिंग मतलब जो उसमें असफाल्ट कंपोनेंट्स रहते हैं उसको अपने लोग निकालते हैं उसमें से, जिसको हम लोग जिसको निकालने के लिए सॉल्वेंट का यूज करते हैं फॉर्फ्यूरॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम कंटेंट्स मैक्सिमम सल्फर, किसमें सबसे ज़्यादा सल्फर रहेगा? तो ऑप्शन है आपके सामने डीजल, इजी क्वेश्चन है, गैसोलीन, नेफ्था, एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, डीजल, नेफ्था, गैसोलीन में नहीं रहेगा। एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू बोले तो क्या है? ये आपका डिस्टिलेशन कॉलम हो गया, टॉप से निकल जाता है एलपीजी, फिर निकलता है नेफ्था, फिर डीजल, फिर गैसोलीन, उसके बाद में जो नीचे से निकलता है उसको एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू बोलते हैं। ओके, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन से बन रहा है। अगर वैक्यूम रेसिड्यू रहता है तो वैक्यूम डिस्टिलेशन से बनता है, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू निकलता है ना, जो नीचे से कचरा निकलता है, इसमें नंबर ऑफ सल्फर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू इसमें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस में सल्फर ज़्यादा है, तो जो आंसर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक क्या है, एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू में। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉल्वेंट फॉर डिवैक्सिंग, डिवैक्सिंग के लिए कौन सा सॉल्वेंट अपने लोग यूज करते हैं? मेथिल एथाइल कीटोन, मेक, नेफ्था, पेट्रोलियम ईथर, सोडियम प्लम्बाइट। डिवैक्सिंग बोले तो बेसिकली यही है आपका जिसमें से इम्प्यूरिटीज़ निकालते हैं अपने लोग, जैसे कि सल्फ़र निकालना या और भी जो दूसरा कंपोनेंट्स है वो निकालना। तो जो वाइडली यूज करते हैं डिवैक्सिंग के लिए, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं निकालने के लिए, वो हम लोग मेक का करते हैं। ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो मिथाइल एथाइल कीटोन इसका आंसर सही रहेगा। नेफ्था का आप कभी भी नहीं सुनोगे कि नेफ्था का यूज सॉल्वेंट में किया जाता है, ना तो ईथर का हम लोग सुनेंगे, ना तो प्लम्बाइट का सुनेंगे कभी भी, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 45 है वो है सोडियम यूज्ड इन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट फॉर दिस रिमूवल ऑफ मर्केप्टन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लम्बाइट, या क्यूप्रिक क्लोराइड, या पोटेशियम आइसोब्यूटाइल ब्यूटाइरेट, सॉरी। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं रिमूवल ऑफ मर्केप्टन्स, अब मर्केप्टन्स के लिए कहाँ से क्यों यूज़ करते हैं ये तो नहीं पता है मुझे, बट इसमें जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो यूज़ करते हैं सोडियम प्लम्बाइट, ठीक है। तो सॉल्यूशन यूज्ड इन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ मर्केप्टन्स इस सोडियम प्लम्बाइट का मेनली यूज़ करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो है इन स्वीटनिंग प्रोसेस। स्वीटनिंग प्रोसेस बोले तो सल्फर को रिमूव करना या सल्फर कंपाउंड को रिमूव करना। तो बोल रहा है इन स्वीटनिंग प्रोसेस सॉल्यूटाइजर एजेंट यूज्ड विथ कॉस्टिक एल्कली इज, यानी कि स्वीटनिंग प्रोसेस में हम लोग बेसिकली सॉल्यूटाइजर एजेंट कौन सा यूज करते हैं, वो भी कॉस्टिक एल्कली में। तो आंसर है आपके सामने पोटेशियम आइसोब्यूटाइरेट, सोडियम प्लम्बाइट, मेथनॉल या फिनॉल। तो स्वीटनिंग प्रोसेस में ख़ास तौर पे एल्कलीज के लिए अपने लोग जो एजेंट डालते हैं वो डालते हैं पोटेशियम ब्यूटाइरेट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर क्रूड ऑयल का या आप बोल सकते हो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अगर डालना है, स्वीटनिंग करना है, तो अपने लोग मेथनॉल डालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एल्कलीज का डालना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पोटेशियम आइसोब्यूटाइरेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस नंबर ऑफ ए लिक्विड फ्यूल इज रिलेटेड टू इट्स। परफॉर्मेंस नंबर बोले तो क्या है, किसी भी फ्यूल का, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसको हम कैसे करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार दे रहा है, जो बोलते हैं ना अपने गाड़ी की परफॉर्मेंस नंबर 1 है।
तो वैसे ही फ्यूल का परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, उसमें वैक्स के कंटेंट पे देखेंगे, जो कि गलत है। स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि कितनी तेज़ी से वो जल जाता है, उसमें स्पार्क आता है, इस पे। नॉकिंग टेंडेंसी पे या सल्फ़र कंटेंट पे। तो जो सल्फ़र कंटेंट और वैक्स कंटेंट ये दोनों गलत है। इससे अपना जो फ्यूल का आप बोल सकते हो कि परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगा। एक हो गया स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर, दूसरा हो गया नॉकिंग टेंडेंसी। तो जो किसी भी फ्यूल का जो हम लोग परफॉर्मेंस नंबर चेक करते हैं वो इग्निशन टेम्परेचर के बेस पे करते हैं कि वो कितना तेज़ी से स्पार्क लेता है, ठीक है। नॉकिंग टेंडेंसी पे नहीं लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 48 का, सीटेन नंबर ऑफ अल्फा मेथाइल नेफ्थेलिन इज एज्यूम्ड टू बी। सीटेन नंबर ऑफ, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पूछा था कि एन पैराफिन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, ठीक है। एरोमेटिक्स का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, और सेम वही क्वेश्चन है, बस नाम बदल गया है कि अल्फा मेथाइल नेफ्थेलिन में कितना सीटेन नंबर होता है। यहाँ पे सीटेन नंबर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एरोमेटिक्स में कितना होता है। ऑक्टेन नंबर लगभग 100, सीटेन नंबर कितना होता है 0, ठीक है। ये ऑक्टेन नंबर है, ये सीटेन नंबर है। दूसरे पे आते हैं एन पैराफिन या पैराफिन बोल सकते हो। पैराफिन में ऑक्टेन नंबर कितना होता है, मैंने आपको बताया था, ओके। एन पैराफिन में कितना होता है वो भी आपको बताया था कि सीटेन नंबर कितना होता है। और जो तीसरे नंबर पे है वो है सीटेन नंबर, ठीक है। ओनली सीटेन नंबर पूछ रहा है कि सीटेन नंबर अल्फा मेथाइल नेफ्थेलिन इज एज्यूम्ड टू बी कितना होता है। तो एन पैराफिन में जो होता है वो इन्फिनिटी होता है ऑक्टेन नंबर, और जो क्या बोलते हैं, सॉरी, 0 होता है, ऑक्टेन नंबर 0 होता है। एरोमेटिक में 100 होता है और एन पैराफिन में 0 होता है ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर 100 होता है, उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे सेम टू सेम अल्फा मेथाइल नेफ्थेलिन देता है तो यहाँ पे सीटेन नंबर 0 होगा और जो ऑक्टेन नंबर होगा वो 100 होगा। तो ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक्स में सीटेन नंबर 0 और ऑक्टेन नंबर 100, एन पैराफिन में सीटेन नंबर 100, ऑक्टेन नंबर 0, एंड साथ ही साथ अल्फा मेथाइल नेफ्थेलिन में ऑक्टेन नंबर 100। अल्फा मेथाइल नेफ्थेलिन बोले तो एक एरोमेटिक्स है, तो इसमें ऑक्टेन नंबर ज़्यादा रहेगा यानी कि 100 रहेगा, और सीटेन नंबर 0 रहेगा, ओके। तो जो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है अल्फा मेथाइल नेफ्थेलिन, इट्स ए एरोमेटिक कंपोनेंट्स, और इसमें जो सीटेन नंबर होगा वो 0 होगा और ऑक्टेन नंबर 100 होगा। क्ले ट्रीटमेंट इज यूज टू रिमूव। क्ले ट्रीटमेंट का यूज किस चीज़ को रिमूव करने के लिए करते हैं। साल्ट फ्रॉम क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से साल्ट को रिमूव करने के लिए। कलर एंड डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम क्रैक्ड गैसोलीन, गैसोलीन से कलर रिमूव करने के लिए। वैक्स फ्रॉम लीव ऑयल से वैक्स निकालने के लिए, या नॉन ऑफ दिस। क्ले एक ट्रीटमेंट होता है, क्ले एक प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली अपने लोग वैक्स को निकालते हैं। वैक्स को निकालने की जो प्रोसेस होती है लीव ऑयल से, उसको अपने लोग बोलते हैं क्ले ट्रीटमेंट, ठीक है। और जो लीव ऑयल होता है उसमें से पानी निकालते हैं आप लोग, वाटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग प्रोसेस, या सेंट्रीफ्यूज एक लगा होता है, आप जानते होंगे बेसिकली सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। तो लीव ऑयल से जब पानी निकालते हैं, लीव ऑयल के अंदर जो कुछ पानी मॉइस्चर रहता है, तो उसको अपने लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज, और जब उसमें से वैक्स निकालते हैं तो उसको बोलते हैं क्ले ट्रीटमेंट। ब्यूटाडाइन क्या है। ब्यूटाडाइन इज एन डाइओलिफिन, नेफ्थीन, एरोमेटिक, ओलिफिन। ब्यूटाडाइन क्या है। जब ब्यूटाडाइन बेसिकली क्या होता है कि एक ओलिफिन का डबल बॉन्ड कंपाउंड होता है, यानी कि डाई ओलिफिन होता है, ठीक है। ब्यूटाडाइन ओलिफिन का डाई ओलिफिन होता है, ध्यान रखिएगा। ब्यूटाडाइन एरोमेटिक्स नहीं होता है, नेफ्थिन्स नहीं होता है, ओलिफिन्स नहीं होता है, क्या होता है, डाई ओलिफिन। एंड याद रखना, ब्यूटाडाइन बोले तो डाई ओलिफिन। हायर विस्कोसिटी ऑफ लिब्रिकेटिंग ऑयल यूजुअली सिग्निफाइज। अगर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी वाली आपका लिब्रिकेटिंग ऑयल है तो क्या होगा, लोअर रेड वेपर प्रेशर। देखो
रेड वेपर प्रेशर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या है, एक बार और बता देता हूँ। रेड वेपर प्रेशर मतलब कि एक निश्चित पैरामीटर पे, जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो टेम्परेचर और प्रेशर कुछ फिक्स कर देते हैं, इतने टेम्परेचर प्रेशर पे किसी चीज़ का जो वेपर बनता है, एक एक्सपेरिमेंटली बोल सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटली है तो, या थ्योरेटिकली बोल सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ही थ्योरेटिकली पढ़ते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली तो अलग होता है। तो थ्योरेटिकल जो वेपर प्रेशर बनता है किसी भी कंपोनेंट का, चाहे ऑयल हो चाहे और कोई हो, तो उसको अपने लोग बोलते हैं राइड वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी वाला ऑयल है तो उसका जो राइड वेपर प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। दूसरा है हायर एसिड नंबर, तीसरा है हायर फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, और चौथा है लोअर फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। देखो, अगर हायर विस्कोसिटी वाला कोई लिब्रिकेटिंग ऑयल है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसका जो फ्लैश पॉइंट रहता है या फायर पॉइंट रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसका विस्कोसिटी हाई होने का मतलब कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या आप बोल सकते हो कि उसके में अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स है वो हेवी हाइड्रोकार्बन्स हो गया है, मॉलिक्यूलर वेट उसका बढ़ गया है, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे कि आप मैंने बताया कि जो डिस्टिलेशन कॉलम से जो नीचे एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू निकलता है, ये बहुत हेवी रहता है, बहुत हाई विस्कस वाला रहता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, या इसका जो फ्लैश पॉइंट रहता है, इसका जो फायर पॉइंट रहता है, ये बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू नेफ्था, पेट्रोल के। तो जब विस्कोसिटी बढ़ती है ना, तो फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो आंसर है सी, क्वेश्चन 51 का सी आंसर सही होगा। ओके, हायर फ्लैश पॉइंट एंड हायर फायर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 52, द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रूड टॉपिंग कॉलम इन रिफाइनरीज इज दी। कौन सा कॉलम सबसे ज़्यादा, बोले तो कौन सा पैकिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लोग डिस्टिलेशन कॉलम में? तो आपके सामने है बबल कैप, पैक्ड बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड, परफोरेटेड बेड। ये आंसर हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके इंटरव्यू से भी, बिकॉज कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा रिफाइनरी में, या सबसे ज़्यादा कहीं पे डिस्टिलेशन कॉलम में, या कॉलम में, बेसिकली कॉलम में सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रेस, या आप बोल सकते हो कि पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो होता है बबल कैप, ठीक है। बिकॉज बबल कैप लगाना, उसका मेंटेनेंस करना इजी होता है। अगर कुछ ख़राब हो गया तो हम आसानी से, एक बबल कैप ख़राब हो गया तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो सबसे कम होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है। इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छा माना जाता है कि इसमें गैस लिक्विड का कांटेक्ट अच्छा होता है, प्रेशर ड्रॉप इसमें कम होता है, बाकी सब में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का, स्टेबलाइजेशन ऑफ गैसोलीन मीन्स, मतलब कि गैसोलीन बोले तो पेट्रोल को जब स्टेबलाइज करते हैं, मतलब उसको हम लोग, अब मान के चलो कि उसको अपने लोग यूज़ करने वाले हैं, गाड़ियों में स्टेबलाइज करने वाले हैं, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना रहे, तो उसका मतलब क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम इट, इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, इम्प्रूविंग इट्स लेड सब्सिबिलिटी, इंक्रीजिंग इट्स वेपर प्रेशर। तो सीधी सा एग्जांपल है इसका, इसके अंदर जो भी डिजॉल्व गैसेस है, जो फालतू हैं, जो इसके यूज़ लायक नहीं है, जो इनर्ट्स है, अगर पेट्रोल में अगर कोई गैस लोगे तो वो तो ख़राब है ना यार, है ना। तो उसको निकालना है किसी भी पेट्रोल या गैसोलीन का एक मेन स्टेबलाइजेशन प्रोसेस, स्टेबलाइजेशन गैस उसको बोलेंगे कि जो गैसोलीन है, यानी कि जो पेट्रोल है, वो प्योर तरीके से, एक प्योरिटी अच्छा है, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, खासतौर पे गैस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रूड हीटर बिफोर द फ्रैक्शनेशन टावर इन ए रिफाइनरी इज द। मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रूड हीटर बिफोर द फ्रैक्शनेशन टावर इन ए रिफाइनरी इज। कौन सा रिफाइनरी में कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं क्रूड ऑयल हीटिंग के लिए? इलेक्ट्रिक इमर्शन, पाइप स्टील, स्टीम कॉइल, या नॉन ऑफ दिस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपने लोग पाइप ही यूज़ करते हैं, ट्यूब यूज़ करते हैं,
किसी भी क्रूड को हीटिंग करने के लिए जब फ्रैक्शनेटर कॉलम ले जाते हैं तो उसको हम उसमें पहले हम फर्नेस में गर्म करते हैं। तो फर्नेस में अपने लोग पाइप स्टील ही लगा होता है, स्टीम कॉइल नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रिक इमर्शन वाला कोई कॉइल होता है ना। तो इजी क्वेश्चन था, 54 नंबर तक हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर ये या क्वेश्चन नंबर वो का एक बार और समझा दीजिए। लेकिन बेसिकली मैं यही बोलूँगा दोस्तों, आप लोग पढ़ो, जितना समझ में आ रहा है समझो, रिवाइज ज़्यादा करो, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ रिवीजन ज़्यादा करो। विदाउट रिवीजन आपका कभी भी ओपी गुप्ता क्लियर नहीं होगा। जब सामने 4 ऑप्शन मिलता है ना, आप रेस्टोरेंट में जाओगे, जब मेनू पाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपके सामने आपको खूब भूख लगा हुआ है, आप सोचोगे अरे यार कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। और जब सामने पड़ेगा ना कि चलो यार रेस्टोरेंट आ गया है, सामने चलते हैं कुछ खाते हैं, जब 50 आइटम देखोगे ना उसमें, फिर आपका भूख वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आप ये सोचने लगोगे क्या मंगाऊँ, बिकॉज आपके सामने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब 4 ऑप्शंस आते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। मैं रियलिटी बता दूँ आपको कि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ओपी गुप्ता की तैयारी करा रहा हूँ। और मैं ये क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, एटलीस्ट 3-4 बार पढ़ चुका हूँ अभी तक। तो फिर भी मुझे कुछ क्वेश्चंस याद रह रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस याद नहीं रह रहे हैं। एक बार पहले पढ़ना पड़ता है, फिर आप लोगों को बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है, मैं फिर वही सोच रहा हूँ कि यार मैं जब 3-4 बार पढ़ करके नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, बोले तो भूल जा रहा हूँ जब पढ़ाने जा रहा हूँ तो फिर आप लोगों का क्या होगा। तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन करना। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका कहीं ना कहीं हो जाए, ताकि मेरे सर से एक बोझ हट जाए कि यार मैंने बच्चों को पढ़ाया था, जिम्मेदारी लिया था कि मैं पढ़ाऊँगा और किसी का नहीं हुआ, ठीक है ना। हालांकि जब नहीं होता है ना तो आप ये सोचना कि आपने अच्छे तरीके से कुछ किया नहीं है। बोले तो आप अपने अच्छे तरीके से आप 100% नहीं दिए हो, ठीक है। बाकी अगर आप तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगा। अभी जो टाइम चल रहा है वो केमिकल इंजीनियरिंग वालों का टाइम चल रहा है। तो केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप स्टूडेंट हो तो आप प्लीज़ तैयारी करो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग पढ़ते रहो और साथ ही साथ ओपी गुप्ता को खूब रिवीजन करो, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जब हमारा एक एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे बच्चे फेल हो गए ना। वो खूब तैयारी कर रहा था, हालांकि मैं तैयारी नहीं कर रहा था, तो लेकिन मैं भी उसके साथ एग्ज़ाम देने जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम इतना पढ़ते हो, फिर तुमको क्या लगता है, मतलब क्या पॉइंट है कि लगता है कि यार यहीं से मेरा गलती हो रहा है। तो बोल रहा है कि यार कन्फ्यूज़न, जब 4 ऑप्शन आते हैं ना तो कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने का बस एक ही मात्र ऑप्शन है आपके सामने कि सपोज करो कि ये एल्किलेशन का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को साला इतना बार पढ़ जाओ कि चाट जाओ इसको पूरा, है ना। आप क्वेश्चन एल्किलेशन क्या होता है, तो आप एक आंसर नहीं, आप ये बताओ कि ये क्या करता है। ये ओलेफिन्स को आइसोपैराफिन में कन्वर्ट करता है, इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब कुछ बता दो साला, ठीक है। तब आप समझोगे कि हाँ मैंने तैयारी कर लिया है। फिर पॉलीमराइजेशन क्या होता है, उसमें आइसोपैराफिन्स ओलेफिन्स आपस में एक कंबाइन होता है। इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, फास्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये वो फलाना ठेमका सब कुछ, ऐसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। और ट्राई करो कि जो क्वेश्चन एक सेम जैसे हैं, जैसे एल्किलेशन में कितना क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका कैटलिस्ट क्या है, ठीक है। सेम आइसोमेराइजेशन में इसका प्रोसेस क्या है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में याद कर लो तो आपको याद हो जाएगा। या आगे भी चल करके अगर एल्किलेशन से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों को और साथ में उसको तीनों को एक साथ में याद कर लो, या हो सके तो अपने कॉपी पे यहीं पे लिख लो कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, ये भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो और बार बार रिवीजन करते हो एटलीस्ट, तो आपका होना तय है कहीं ना कहीं पे। बाकी आप अगर टाइम पास करोगे तो फिर आपका कहीं भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखो टाइम पास चलता रहेगा, अगर आप कहीं पे जॉब पा जाते हो तो आप खूब टाइम पास करने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना।